बस एफ डॉट डी एस, है ना, दिस इज वर्क डन ऑन ए पार्टिकल, वर्क डन ऑन ए पार्टिकल, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। टोटल वर्क निकालना है, इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल सा बात। फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, हम आपको बार बार बोले फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है, करता है ना, डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, जल्दी बताओ। बिल्कुल करता है ना, डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन फ्रेम पे डिपेंड करता है कि नहीं। अरे आपका एक दोस्त कार से जा रहा, तो आपका रिलेटिव कुछ डिस्प्लेस हुआ, आप उसी कार में उसके साथ बैठ जाओ तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है। अब अगर वर्क की बात करें तो इसमें एफ डॉट डी एस है, जो कि एक क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा और एक क्वांटिटी फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो मेरा सवाल है, क्या वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है, क्या वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है, करता है। किसी एक ऑब्जेक्ट पे किया हुआ वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी फोर्स का टोटल वर्क डन कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। दोनों चीज को हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे, है ना। टोटल वर्क डन और ऑब्जेक्ट पे किया हुआ वर्क डन में क्या फर्क है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं कि टोटल वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। टोटल मतलब क्या होता है कि देखो, कोई भी फोर्स होता है ना, वो पेयर में एग्जिस्ट करता, याद है। अरे नॉर्मल लगा ब्लॉक पे तो ब्लॉक लगाया अर्थ पे, है ना। फ्रिक्शन लगा आपके पैर पे तो आपका पैर जमीन पे भी तो फ्रिक्शन एग्जर्ट कर रहा होगा, थर्ड लॉ पे। तो फ्रिक्शन का वर्क डन आपके पैर पे फ्रेम पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शन का वर्क डन ग्राउंड पे फ्रेम पे डिपेंड करेगा, बट टोटल वर्क डन जो होगा फ्रिक्शन का, वो क्या होगा, आपके पैर पे जो फ्रिक्शन वर्क किया और जो ग्राउंड पे किया, वो हमेशा फ्रेम से इंडिपेंडेंट होगा। वो क्या होगा, फ्रेम से इंडिपेंडेंट। हम सिर्फ बोलते नहीं है, हम मैथमेटिकली उसको प्रूफ करते हैं, ना। ऐसे नहीं कि बस याद कर लो अच्छा लग रहा, नहीं, है ना। बिल्कुल मैथमेटिकल लॉजिक के साथ चलते हैं, तो बिल्कुल लॉजिक के साथ चलें, कोई दिक्कत। तो देखो, बिल्कुल वर्क फ्रेम पे डिपेंड कर रहा। अगर किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पे, सिंगल पार्टिकल पे किसी फोर्स का वर्क निकाल रहे हो तो बिल्कुल उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग फ्रेम में अलग अलग होगा, अरे होगा ना। बट फोर्स तो हर फ्रेम में सेम होता है, तो वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करेगा, लेकिन टोटल वर्क डन कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। टोटल वर्क डन मतलब क्या, एक्शन रिएक्शन दोनों का वर्क, है ना। टोटल वर्क डन मतलब एक्शन रिएक्शन दोनों का वर्क, कोई दिक्कत। चल सिंपल सिंपल एग्जांपल से करते हैं पहले। देखो, इसलिए बोलते हैं अगर पीछे का नहीं पर हो गया तो फंसोगे, है ना। कुछ याद आ रहा है क्या ये? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है, हमको पता है, इसलिए हम ऐसा ही डाटा दिए, दोनों साथ साथ चलेगा। मतलब ये इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा होगा और ये इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा होगा, और यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल है कि कैलकुलेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन 5 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक एंड टोटल ठीक है। 5 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक और टोटल वर्क डन। और कितने देर में निकालना है, 2 सेकंड में। कितने देर में निकालना है, 2 सेकंड में, ठीक है। कितने देर में निकालना है, 2 सेकंड में। जल्दी से ट्राई करो, जल्दी 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 जल्दी। चलो पहले तो ये बताओ कि इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा, निकाल पाए कि नहीं इतने देर में आप लोग? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था पहले? अब उस चीज पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे। 40 न्यूटन कितना है?
40 न्यूटन। क्या 40 न्यूटन एक्ट कर रहा? नहीं 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 नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा ना। तो मान के चल रहे दोनों साथ साथ चल रहा, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पे हम टाइम नहीं लगा रहे हैं, ये सब बता चुके हैं, खूब इस पे सवाल हो चुका है ब्लॉक ओवर ब्लॉक। अच्छा, अगर ये चेक करना पड़ेगा कि साथ साथ चल भी नहीं रहा है, कि 5 वाले पे चेक कर लो, एफ एस आगे 5 गुने 1, तो एफ एस कितना चाहिए? 5 न्यूटन। यानी 5 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन होता तो दोनों साथ साथ चल लेता। अरे है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, 5 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन होता तो दोनों साथ साथ चल लेता है। यहाँ तो 40 अवेलेबल है, मतलब काम कितने पे हो रहा होगा? 5 न्यूटन पे, 5 न्यूटन पे, और दोनों साथ साथ चल रहा होगा। कितने एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अच्छा, साथ साथ चल रहा तो दोनों बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अरे साथ ही चल रहा ना, तो कितना दूर चलेगा पहले ये निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डेल्टा एक्स 1 तो हाफ इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 2 मीटर। आ गया? अरे आ गया। अच्छा, ऊपर वाले पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा, 5 kg वाले पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा, कितना? 5 न्यूटन, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे है 2 मीटर। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक। ठीक है, नोटेशन हम बता दिए, इसका मीनिंग क्या है? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और एक ही डायरेक्शन में है, तो cos 0 1 10 जूल। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक, तो लोअर पे देखो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा कि आगे लग रहा होगा? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं, लोअर पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, बिल्कुल पीछे लग रहा है। कितना लग रहा होगा? 5 न्यूटन, और इसका डिस्प्लेसमेंट आगे 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 गुना 2 गुना cos 180 माइनस 10 जूल। 0 हो गया ना, टोटल वर्क डन 0 हो गया। अरे है ना, टोटल वर्क डन 0। अपर ब्लॉक पे 10 जूल, लोअर ब्लॉक पे माइनस 10 जूल, टोटल वर्क डन 0, खत्म। समझ में आया? और तो और ये जो टोटल वर्क डन 0 आया है, ये किसी भी फ्रेम से 0 ही आएगा, किसी भी फ्रेम से 0 ही आएगा। 1 मिनट में प्रूफ कर दें, 1 मिनट में प्रूफ कर दें, बाद में मैथमेटिकल रिग्रेस प्रूफ भी दे देंगे। अभी सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर इस पे बैठ गए तो 2 सेकंड में इसके रिलेटिव ये कितना चलेगा? इसके रिलेटिव ये कितना चलेगा? 0, और फोर्स 5 आगे लग रहा है, तो 5 गुना 0, खत्म। तो इस पे बैठ जाएंगे तो फ्रिक्शन इस पे कितना वर्क करेगा? 0, और इस पे कितना करेगा? 0, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और इसके रिलेटिव इसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। तो इस ब्लॉक के फ्रेम से भी 0 होगा, इसके फ्रेम से चेक करो तो भी 0 होगा। अरे है ना? अच्छा, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो जाएगा। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अपर ब्लॉक और वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन लोअर ब्लॉक, ये चेंज हो जाएगा। चेंज करके दिखाएं। ग्राउंड के फ्रेम से इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना हुआ? 10 जूल। ग्राउंड फ्रेम से ही लिखे ना, इसी पे बैठ जाओ तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे। 2 सेकंड में इसके रिलेटिव कितना चला? 0, तो इसके रिलेटिव इस पे फ्रिक्शन का वर्क डन 0 आ जाएगा, और इस पे भी 0 आ जाएगा, लेकिन टोटल अभी भी 0। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो टोटल वर्क डन कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। और चाहो तो आप याद भी रख सकते हो, देखो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा 0 आएगा, हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा। इसको एक लाइन में प्रूफ कर दें, एक लाइन में प्रूफ कर दें। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जब भी लगेगा तो पेयर में लगेगा, टोटल वर्क डन, तो पेयर का वर्क। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब साथ साथ चल रहा है, और एक पे फोर्स आगे लगेगा और एक पे पीछे, और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि साथ चल रहा। अरे स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है। अरे है ना? तो एक पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0, और एक पे आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, खत्म।
जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। नहीं समझ में आया फिर से पूछो। स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन, ध्यान से सुनना, स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन, और जब भी टोटल वर्क डन की बात करें तो वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर से सुनो, जब भी हम टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क डन मतलब एक्शन का भी वर्क और रिएक्शन का भी वर्क, जो आप बोलते हो थर्ड लॉ पेयर, समझ में आया? तो टोटल वर्क डन कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि जिन दो सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ध्यान से सुनना, उनका रिलेटिव मोशन तो होगा नहीं, मतलब दोनों सरफेस बराबर डिस्प्लेस होगा। रिलेटिव मोशन नहीं होने का मतलब ये मत समझो कि मोशन ही नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि दोनों बराबर डिस्प्लेस हो रहा। अरे हो रहा है ना। और एक पे फोर्स और दूसरे पे फोर्स बिल्कुल ऑपोजिट होगा, और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों पे वर्क बिल्कुल निगेटिव आएगा। अरे आएगा आएगा, तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? 0, है ना। तो टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0। अब ये मत बोलना किस फ्रेम से, क्योंकि जब भी टोटल वर्क डन की बात करें तो फ्रेम इंडिपेंडेंट हो गया। समझ में आ गया? पक्का यहां तक की बात को अच्छे से अपने लैंग्वेज में नोट डाउन करें, है ना, कि वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम, बट टोटल वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेवर डिपेंडेंट ऑन फ्रेम, है ना। जब भी एक फोर्स की बात करें और उसका किसी एक बॉडी पे लग रहा होगा, अरे एक फोर्स तो एक ही बॉडी पे लगता है ना, तो वो वर्क फ्रेम पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन टोटल वर्क डन कभी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। और टोटल वर्क डन मतलब हमेशा 2 बॉडी आएगा उसमें, आएगा ना, एक पे एक्शन एक पे रिएक्शन, जिसको आप बोलते हो, हम उसको थर्ड लॉ पेयर बोलते हैं, है ना। और उम्मीद करते हैं कि आप भी धीरे धीरे एक्शन रिएक्शन बोलना छोड़ दो, क्योंकि एक्शन रिएक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लोग सोचता है कि पहले एक्शन फिर रिएक्शन, बट रियलिटी में हम आपको बता चुके हैं कि दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करता है ना। एक माइक्रो सेकेंड एक मिली सेकेंड का भी डिफरेंस नहीं होता, साइमल्टेनियसली फोर्स हमेशा जोरे में पैदा होता है। समझ में आ रहा? पक्का? कोई दिक्कत? थर्ड लॉ जो है, हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखना, थर्ड लॉ अपने क्लासिकल मैकेनिक्स तक वैलिड है, उसमें जो पंगा आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वो भी हम बताएंगे, बट जब तक हम लोग मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं वहां तक फोर्स हमेशा पेयर में पैदा होगा। समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत? नोट करो जल्दी से। गुड, चलो 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 इधर देखो, बीच बीच में हम सिस्टम की बात करते रहेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे? सिस्टम। ए बी सी मान लो एक सिस्टम हम ले रहे हैं, ठीक है, ए बी सी एक सिस्टम का हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हर एक्शन रिएक्शन जो होगा वो सिस्टम के ही किसी ना किसी हिस्से पे लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा तो समझ जाना वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। मतलब जैसे जैसे ए पे सी फोर्स लगाया होगा, अरे लगाया, तो ए भी सी पे लगाएगा। देखो एक्शन रिएक्शन सिस्टम पे ही लग रहा है ना। ए पे बी लगाया होगा तो बी पे ए लगाएगा, सेम लाइन का अलॉन्ग होता है, बता चुका। उसी तरह बी पे सी लगाएगा तो बी सी पे लगाएगा, है कि नहीं? अरे है ना। तो एक्शन रिएक्शन सिस्टम के अंदर ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्शन सिस्टम पे और रिएक्शन सिस्टम से बाहर, तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा। फिर वो कैसा हो जाएगा? एक्सटर्नल। जब भी हम इंटरनल फोर्स की बात करें, इंटरनल फोर्स की बात करें, तो इंटरनल फोर्स का मतलब होता है जो उसका एक्शन रिएक्शन दोनों सिस्टम के ही हिस्से पे लग रहा होगा। अगर हाँ एक फोर्स इस पे लग रहा है और दूसरा किसी और पे लग रहा है जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो उस फोर्स को इंटरनल फोर्स में नहीं गिनेंगे। समझ में आया? यहां पे हम थोड़ा सा आपको आइडिया दिए इंटरनल फोर्सेस का। किसका आइडिया दिए हैं? इंटरनल फोर्स। बार बार चर्चा होता है ना कि ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स है, ये सिस्टम का इंटरनल फोर्स है ना। तो सिस्टम का इंटरनल फोर्स तभी होगा जब उसका एक्शन और रिएक्शन दोनों सिस्टम के ही पार्ट्स पे लग रहा हो। ऐसा नहीं कि एक्शन सिस्टम पे लग रहा हो और रिएक्शन सिस्टम के बाहर लग रहा हो, तो वो कैसा फोर्स गिना जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स। तो एक फोर्स को इंटरनल का बोलते हैं जब उसका एक्शन रिएक्शन दोनों सिस्टम के अंदर ही लग रहा हो।
कोई दिक्कत? अच्छा, अभी हम बात करते हैं, ये तो इंटरनल फोर्स है, लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है? इंटरनल फोर्सेस, ठीक है? क्योंकि कई बार इस पर चर्चा न्यूटन लॉ में भी किए थे कि देखो ये सिस्टम के अंदर का फोर्स है, ये अंदर का फोर्स है, ये अंदर का फोर्स है ना। तो अब थोड़ा सा आइडिया आ गया है ना। और हम फालतू का कोई चीज ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा बंडल में आपको दे देते हैं, जिसका जहां जरूरत होता है वहां बता देते हैं ना, वो ज्यादा बेटर है कि नहीं। चल, अब हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा सा कि एक्शन रिएक्शन का टोटल वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो थोड़ा सा उसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इस सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल है जिसमें हम दो पे बात करते हैं, उसमें से किसी दो पे बात करते हैं। इस सिस्टम में और सारा पार्टिकल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें से सिर्फ दो पे अभी बात कर रहे हैं, आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, समझ में आया? अब देखो, सिस्टम का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। कलेक्शन कितने का होता है? दो या दो से ज्यादा, समझ में आया? अभी चौथा पांचवा वाला काम करवाओगे, कलेक्टिव नाउन है ना, और क्या क्या पढ़े हो, समझ में आ गया? पक्का कि और बेइज्जती करें? चल ध्यान से देखो, बी ए पे कुछ फोर्स लगाया होगा, दिस इज फोर्स ऑन ए बाय बी, तो ये इस पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑन बी बाय ए, ठीक है? अभी हम सिर्फ इस एक्शन रिएक्शन के की बात कर रहे हैं। अच्छा, और फोर्स लग रहा होगा, ये मत सोचना कि सिर्फ यही फोर्स लग रहा, और फोर्स लग सकता है। अमन ये मत सोचिए हम नहीं बोल रहे हैं तो हम देख नहीं रहे, ठीक है? हमको दिख रहा। आई होप वार्निंग काफी हो गया। हाँ, और फोर्स लग सकता है, ए पे और भी, सी भी लगा सकता होगा, डी भी लगा सकता है, ठीक है? उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो। विथ रिस्पेक्ट टू नहीं, ए बाय बी, फोर्स ऑन ए बाय बी, बाय का साइन है ना स्लैश, है ना? ये सिंबल पहली बार हम इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, कई बार कर चुके हैं। फोर्स ऑन ए बाय बी, फोर्स ऑन बी बाय ए, कोई दिक्कत? और थर्ड लॉ क्या बोलता है? फोर्स ऑन बी बाय ए इज बेसिकली निगेटिव ऑफ फोर्स ऑन ए बाय बी। याद आ रहा है? यहां तक में कोई परेशानी? अच्छा, ए पे और फोर्स लग रहा, ए पे और फोर्स लग रहा, सी लगा रहा होगा, डी लगा रहा होगा, बाहर से लग रहा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन फोर्सेस के इफेक्ट में ए का कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ डी एस ए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डी एस ए, और बी का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डी एस बी। अरे सेम होना जरूरी थोड़ी है, ऐसा थोड़ी बोले कि दोनों एक दूसरे से बंधा हुआ, दे आर नॉट कंस्ट्रेन्ड टू मूव टूगेदर, अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल। अरे हो सकता है ना, अरे ऐसा थोड़े कि आप हाथ उठाते तो पैर भी उठता है ना, इधर हाथ उठा इधर पैर उठा, मेरी मर्जी। अरे समझ में आया? तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलग, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग, आपको समझ में आया? तो ये अलग मूव कर सकता है, ये अलग मूव कर सकता है, वो मेरे सिस्टम का हिस्सा है, उसके लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं। सिस्टम का मतलब ये रटना गलत है कि एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना? इसलिए हम बोले थे ये मत रटो कि एक्सेलरेशन सेम होगा, समझ में आया? पक्का? अच्छा अच्छा, इस फोर्स का वर्क ए पे कितना होगा? ए पे तो आप लिखोगे ए पे जो वर्क होगा, वर्क ऑन ए विल बी एफ ए बाय बी डॉट डी एस ए। अरे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये है ना वर्क का डेफिनेशन। अच्छा, ये फ्रेम पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल फ्रेम पे डिपेंड करता है, तो करेगा, है ना? लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं कि टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन मतलब एक्शन रिएक्शन दोनों का वर्क डन, समझ में आ रहा? अच्छा, रिएक्शन अगर एक्शन ए पे लगा तो रिएक्शन भी ए पे नहीं लगेगा, वो हमेशा किसी ना किसी दूसरे पे लग रहा होगा। तो यहां किस पे लग रहा है? बी पे। तो इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा? फोर्स ऑन डीएसबी। अगेन ये भी फ्रेम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी फ्रेम पर डिपेंड करता है, ये फ्रेम पर डिपेंड करता है। अच्छा, टोटल वर्क डन लिखो तो
अरे हाँ ना बोल। इसको ऐसे लिख सकते हो, फोर्स ऑन ए बाई बी डॉट डी एस ए माइनस डी एस बी। ये क्या किए सर? अरे इसको ऐसे लिख दिए, फोर्स ऑन बी बाई ए को लिख दिया माइनस फोर्स ऑन ए बाय बी, तो उसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा डी एस ए माइनस डी एस बी। ये क्या पता, ये है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। अरे ये तो दो के बीच का रिलेटिव है ना, और दो के बीच का रिलेटिव सेपरेशन का भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता था, याद है? तो दो के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया? अरे समझ में आया? अरे किसी भी फ्रेम से देखो, अगर ए बी के हिसाब से 8 मीटर खिसका तो बी तो हमेशा वही बोलेगा ना कि ए का डिस्प्लेसमेंट क्या 8 मीटर है फलाने डायरेक्शन में। अरे है ना, तो ये रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है, ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, और ये तो फ्रेम पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। तो देखो टोटल वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। टोटल वर्क डन मतलब क्या, एक्शन रिएक्शन दोनों का जो वर्क डन है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। टोटल वर्क डन विल नेवर डिपेंड ऑन फ्रेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। समझ में आया? पक्का? थोड़ा सा भी दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ वो परेशान है, दिख रहा है, बेहोश। बोल। समझ में आया? पक्का? अरे पक्का तो लिख लो, ठीक है? चल चल, ये पुली मत समझना, ये कन्वेयर बेल्ट है। ये क्या होता सर? ये ऐसे घूमता है और बेल्ट चलते रहता है, ठीक है, इसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। कुछ वैसे ही समझ लो, ठीक है। ऐसे कंपनीज में यूज होता है कि सामान को रख दिए, यहां से वहां जा रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसको। चलो, ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कितने से चल रहा है? और ध्यान से सुन, 2 मीटर पर सेकेंड से, और इस पे एक ब्लॉक है 10 kg का, और इसको खींचा जा रहा है। कैसे खींचा जा रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे खींचा जा रहा है कि ये कांस्टेंट रफ्तार 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कितने से चल रहा है? कांस्टेंट रफ्तार से, है ना। अकेले तो नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो वो इसको स्लो डाउन कर देगा, है ना। इसको खींच रहा है और 10-20 फोर्स लग रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बट ये 4 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है। कहाँ से? ग्राउंड से, ऑब्वियसली, जब कुछ नहीं बोला गया तो ग्राउंड से। अच्छा, इस दोनों में पक्का रिलेटिव मोशन हो रहा है क्योंकि दोनों का रफ्तार अलग अलग है। रफ्तार अलग अलग है तो रिलेटिव मोशन, है ना। मतलब कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लो 0.5 है। क्या है? 0.5। तो यहां फ्रिक्शन लग रहा होगा, अरे लग रहा होगा, बेल्ट पे भी और ब्लॉक पे भी, रिएक्शन रिएक्शन, है ना। तो आपको बताना है फ्रिक्शन का वर्क डन ब्लॉक पे और बेल्ट पे, और टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ध्यान से सुनो, सवाल लिखो। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बेल्ट, एंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन टोटल, है ना। टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कितने देर में? 2 सेकेंड में। कितने देर में? 2 सेकेंड में, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ, दोनों फ्रेम से, मतलब ग्राउंड फ्रेम से भी और बेल्ट के फ्रेम से भी। कहां कहां से? ग्राउंड फ्रेम से और बेल्ट के फ्रेम से। मतलब पहले ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करो सेम चीज, और फिर बेल्ट के फ्रेम से सॉल्व करो
सेम चीज का मतलब क्या है? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बेल्ट एंड टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दो फ्रेम से निकालना है। कहां से? दो फ्रेम से। कहां? ग्राउंड फ्रेम से और बेल्ट के फ्रेम से। ठीक है, 4-5 मिनट ट्राई करो, थोड़ा सा और आइडिया क्लियर हो जाएगा फाइनली, है ना। फिर हम आगे चलेंगे, है कि नहीं। ये वर्क का और फ्रेम का जो फंडा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 3-4 मिनट ट्राई करो खुद से, फिर हम बताएंगे, है ना। और कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान। चलो चलो इधर तो ग्राउंड फ्रेम से करें। हम सारा काम कहां से कर रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम। अच्छा, इसके रिलेटिव ये ब्लॉक आगे जा रहा होगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए तो रिलेटिव मोशन इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, याद है? अच्छा, कितना वैल्यू लगेगा? म्यू इंटू एन। यहां पे नॉर्मल कितना होगा? 100 kg, सॉरी 100 न्यूटन, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 mg, यानी 100 न्यूटन, क्योंकि इधर कोई मोशन नहीं हो रहा इसलिए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, इसके रिलेटिव ये ब्लॉक आगे जा रहा है, अरे ये 2 से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, तो इस पे बैठोगे तो 2 घटाओगे, इसमें रिलेटिव मोशन पढ़ा दिए ना। चलो, तो ये 2 से आगे जाता हुआ दिखेगा, मतलब इसके रिलेटिव ये ब्लॉक आगे जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। अरे लग रहा होगा। अच्छा, ये है आपका 10 kg, इस पे फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा है? 50 न्यूटन। अच्छा, ये अगर 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ग्राउंड फ्रेम से, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा? 8 मीटर। 8 मीटर पर सेकंड, अबे 8 मीटर चलेगा। ठीक है, अरे है ना। तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो वर्क निकाल सकते हो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक 50 इंटू 8 इंटू कॉस 180, -400 जूल। अरे है ना। अच्छा, यहां पे बेल्ट का वर्क डन जब निकालोगे ना, तो थोड़ा सा परेशान होगे, हो सकता है। अब बोलोगे कि सर अभी फ्रिक्शन यहां लग रहा है, फिर यहां लग रहा है, फिर यहां लग रहा है। अरे बेल्ट पे मूव कर रहा है ना, और वो पॉइंट भी मूव कर रहा है, वो पॉइंट भी मूव कर रहा है। कैसे निकाले? तो जब कुछ नहीं समझ में, हम आपको क्या बोले, जब पॉइंट भी मूव कर रहा हो तो किस मेथड से जाओ? एफ डॉट डी एस को क्या लिख सकते हो? एफ डॉट वी डी टी, कल ही बताया, एफ डॉट वी डी टी। याद आ रहा है? यहां पे v क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का वेलोसिटी, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका वेलोसिटी, है ना। तो यहां पे बेल्ट पे जो फोर्स लगा, तो बेल्ट मूव कर रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। अरे कर रहा है ना। चलो, तो बेल्ट की बात अगर करें, तो बेल्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा? 50 न्यूटन। किधर? आगे। अरे आगे 50 न्यूटन। अच्छा, पॉइंट का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, और दोनों कांस्टेंट चीज है, दोनों कांस्टेंट है। तो एफ डॉट वी करोगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 50 इंटू 2, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कॉस 0, तो क्या हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा, आपको यहां लिखते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बेल्ट। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 50 2 गुने कॉस 0 dt, है ना। कितने देर में पूछा है? 2 सेकेंड में। तो 0 से 2, ये सारा कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो 100 और गुना 2, 200 जूल। कितना हो गया? 200 जूल। अच्छा, कहां से काम कर रहा है अभी? ग्राउंड फ्रेम से। कहां से काम कर रहा है? ग्राउंड फ्रेम से। तो ग्राउंड फ्रेम से काम कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक इज -400 जूल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बेल्ट इज
-200 जूल टोटल वर्क डन। -200 जूल, और ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा -400 फ्रेम पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। अभी फ्रेम बदल देंगे, देखना वो चेंज हो जाएगा, बेल्ट वाला भी चेंज हो जाएगा, लेकिन टोटल चेंज नहीं होगा। अच्छा कोई बता सकता है ये टोटल वर्क डन जो फ्रिक्शन का आया वो निगेटिव आने का क्या कारण है? इस निगेटिव साइन का कोई मतलब समझा सकता है? देखो जब किसी सिस्टम पे आप वर्क करते हो पॉजिटिव, तो बेसिकली आप उस सिस्टम में वो एनर्जी डाल रहे हो, है ना, एनर्जी डाल रहे हो। और जब निगेटिव वर्क करते हो तो बेसिकली सिस्टम से एनर्जी निकाल रहे हो, है ना। तो सर ये 200 जूल निकाल लिए तो कहां गया? बिल्कुल हीट में। अरे देखो काइनेटिक फ्रिक्शन, हाथ गर्म हुआ, यही है निगेटिव वर्क डन। कहां चला गया टोटल वर्क डन? हीट में। समझ में आया? हीट में। अबे काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब रिलेटिव मोशन। हाथ ऐसा करके देखो ना, समझ में आया? हाँ साउंड में भी चला जाता। अबे तो वो हीट तेरे हाथ में घुस हो रह गया, फिर तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में वो फैल जाता है, कुछ बाहर उड़ जाता है। गधा उल्लू। हीट जो है ना बेसिकली वो ट्रांजिएंट एनर्जी, ठीक है। उसके बाद जब तक वो ट्रांसफर हो रहा तभी तक हीट है, समझ में आया? और जैसे कि आपके ब्लड में मिल गया तो थर्मल एनर्जी उसको बोलते हैं। कुछ ब्लड में चला गया, कुछ एटमॉस्फेयर में उड़ गया, है ना, समझ में आया? घास घिसते रहो, गर्म रहेगा। समझ में आया? अच्छा चलो अब बेल्ट फ्रेम से करें, बेल्ट फ्रेम से करें, बेल्ट फ्रेम। अच्छा फोर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, तो फोर्स पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो बेल्ट पे बैठोगे तो बेल्ट तो नहीं चलेगा, सिर्फ ब्लॉक चल रहा होगा। कितने से ब्लॉक चल रहा होगा? 2 मीटर पर सेकंड से, तो 2 सेकंड में कितना चलेगा? 4 मीटर। फ्रिक्शन किधर? पीछे। अरे फ्रिक्शन थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, है ना, कितना आएगा? 50 × 4 × cos 180 माइनस 200 जूल, ठीक है। अच्छा बेल्ट पे बात कर रहे हैं, तो बेल्ट पे बैठे हुए हैं तो बेल्ट तो नहीं चल रहा होगा। अरे बेल्ट चलेगा थोड़ी ही। अच्छा बेल्ट पे फोर्स किधर लग रहा है? आगे। और जिस भी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट मूव ही नहीं कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या? 0। तो वर्क डन 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बेल्ट comes out to be 0, but total work done is again -200 joule. आप तो बड़े चमत्कारी हो, इतना देर से यही प्रूफ करना था हमको और बोल दिया कि हम तो बोल दिए। समझ में आया? अरे समझ में आया? क्या आया? ये सही है, समझ में आया? हाँ क्या आया? जो बताया। क्या नहीं आया? जो नहीं बताया। ये सही है। बड़े ही विचित्र प्राणी हो आप लोग। हाँ बोल। हैं? अबे तू अच्छी बार पढ़ता क्यों? पढ़ने बोलेंगे जब, जहां पढ़ने बोलेंगे पढ़ लेना। होमवर्क किया सारा? पढ़ने का टाइम कहाँ मिल जाता तुमको? आप लोग को थ्योरी पढ़ने का टाइम मिलता है क्या? किताब पढ़ रहे हैं, कोई अच्छी वर्मा पढ़ रहा है, कोई रसनी खलीडे पढ़ रहा, सारा होमवर्क कर लिए। अब कभी भी पढ़ने का मतलब है कि तभी करना जब सारा होमवर्क हो जाए, और सारा होमवर्क का मतलब होता है HC वर्मा प्लस सीट।
बीच में, ताकि दोनों अलग हो जाए। ठीक है, गोली बीच से गुजरेगा तो दोनों अलग हो जाए। चल, बर्नौली थ्योरम है क्या? बीच से हवा निकला तो दोनों पत्ता सट गया। पढ़ाएंगे, फ्लूइड में पढ़ाएंगे, है ना? हाँ, सब अभी सिलेबस खत्म कर दे क्या पूरा? जेईई एडवांस खत्म। फिजिक्स में पढ़ना है। हाँ, जब हम बोले कि बर्नौली थ्योरम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तो ऑब्वियसली फिजिक्स में पढ़ना होगा। चल, यहां तक ठीक है? नहीं, उस चौक से मारे थे जो मेरे यूज करनी। यहां तक में कोई दिक्कत? मतलब बकवास जितना करवा लो, है ना सर? पढ़ाई छोड़ के कुछ भी करवा लो, मन है तो झाड़ू लगवा लो, लगा देंगे, बट पढ़ने मत बोलो यार, गधा। जल्दी से नोट करो इसको। एक फोर्स है एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, और एक दूसरा फोर्स है, ध्यान से देखना, दोनों भाई भाई है, साथ लेके चलते हैं। दूसरा फोर्स है एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप। ठीक है, अलग अलग है, ये मत सोचना कि दोनों एक साथ काम कर रहा है। वो अलग सवाल में काम कर रहा है, ये अलग सवाल में काम कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल पे ये फोर्स लग रहा है, एक पे वो फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों पार्टिकल को शुरू में वो कहाँ था? 0,0 से फाइनली वो कहाँ गया? 1,2 पे ले जाया गया, दोनों केस में। ठीक है, 0,0 से 1,2 पे, दोनों केस में पार्टिकल को कहां से डिस्प्लेस किया गया? 0,0 से 1,2 पे डिस्प्लेस किया गया अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F1 एंड इन अनदर केस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F2, है ना? आपको दोनों केस में वर्क निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, आपको दोनों केस में वर्क निकालना है कि ये फोर्स कितना वर्क किया होगा और ये फोर्स कितना वर्क किया होगा, है ना? कुछ खास चीज, कुछ नया चीज आपको सिखाने वाले हैं, इसलिए ट्राई करो जल्दी से। चल, इसमें से आप में से कुछ होशियार बच्चे इसका आंसर निकाल लोगे, हमको पता है। ठीक है, तो अगर आप आंसर निकाल लिए हो तो फिर दिक्कत है। चलो, तो जो इसका आंसर निकाल लिए हो, या तो उसको बहुत ज्यादा गणित आती है ना, और उसमें भी जो इसका निकाल लियो तो बहुत खतरनाक वाला है ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं होगा सॉल्व, है ना? वो तो हो जाएगा, थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा गणित आता है तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट इसका वर्क जो निकाल लियो हो इस डाटा से, वो बल्लम बड़े वाले हो, है ना? बड़े वाले हो, इंटेलिजेंट। हाँ, चल ध्यान से देखो, जब इसको आप इसका वर्क निकालोगे तो वर्क क्या होगा? वर्क बराबर हो जाएगा, W1 लिख लेते हैं, मान लो इंटीग्रेशन fx dx एक्स स्क्वायर वाई dx, अरे यही ना fx, प्लस इंटीग्रेशन fy dy fy स्क्वायर dy। अब आप बताओ, आप इंटीग्रेट कैसे कर लिए? यहाँ x तो चलो ये इंटीग्रेट होगा, y को क्या सर कांस्टेंट मान लिए। हाँ, कितना अच्छा, जो समझ में नहीं है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। अबे y भी वेरिएबल है कि नहीं है? और इसमें यहां किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं? y के साथ, तो सिर्फ किसका फंक्शन होना चाहिए? y का, बट है तो यहां x भी, तो क्या करेंगे सर? x को कांस्टेंट मान लेंगे, गधा, है ना? मतलब अगर इसको सॉल्व करना, ध्यान से सुनना, अगर इसको सॉल्व करना है तो हमको एक्स वाई में कुछ रिलेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रिलेशन। क्यों? अब बोलोगे क्यों?
अगर आपको एक्स वाई में रिलेशन पता होगा तो आप एक्स को या वाई को दूसरे फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे वाई को हम एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, या यहां पे एक्स के जगह पे वाई का जो रिलेशन होगा वो पुट कर लेंगे। मतलब एक्स और वाई का नाता पता होना चाहिए, और एक्स वाई का नाता ही मैथमेटिकली पाथ कहलाता है। आप भूल गए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना। अरे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या था? रास्ते का इक्वेशन, और वो क्या था? उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन। सब भूल गए, है ना। मतलब अगर इसमें हमको वर्क निकालना है तो हमको पता होना चाहिए कि किस रास्ते से ले जाया गया है। समझ में आया? हमको पता होना चाहिए कि किस रास्ते से ले जाया गया है। समझ में आया? किस रास्ते से ले जाया गया है, मतलब हमको रास्ता पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो रास्ता बताते हैं, हम आपको रास्ता बताते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना। उसको भी थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। उसको थोड़ी देर के लिए भी साइड कर देते हैं, पहले पूरा इस पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, उसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, ध्यान से पहले इस पे कंसंट्रेट करते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ 0,0 होगा और यहाँ 1,2, यहाँ कहीं होगा 1,2। तो पहले हम आपको बोलते हैं कि इस रास्ते से ले जाया गया, रास्ता नंबर 1, है ना। तो इस रास्ता का इक्वेशन आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। इसका इक्वेशन होगा y बराबर 2x। ठीक है, दूसरा इसको ऐसे ले जाया जा सकता है, ध्यान से देखना। ऐसे पहले यहां तक आए और फिर यहां चलेगा, है ना। तो दो रास्ता हम आपको दे रहे हैं, ये रास्ता नंबर 1, ये रास्ता नंबर 2, और एक और रास्ता ले लो यहां से यहां और फिर यहां, यानी रास्ता नंबर 3। तीनों रास्ते से आपको इसका वर्क निकालना है। कितने से? 3 रास्ते से। ठीक है, अब तीनों को मिक्स मत कर देना, तीनों को अलग अलग सोचना, है ना। तो पहले हम लोग बात करते हैं पाथ 1 की। किसकी बात करते हैं? पाथ 1, मतलब पार्टिकल को ऐसे ले जाया गया, है ना, और उसमें एक फोर्स ये भी काम कर रहा था, है कि नहीं। तो इसका वर्क निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलो, तो पहले रास्ते से ले जा रहे हैं तो वर्क थ्रू फर्स्ट पाथ लिख रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत? वर्क थ्रू फर्स्ट पाथ, इंटीग्रेशन। यहां पे x का फंक्शन चाहिए तो y को क्या लिख सकते हैं? 2x। तो ये ओवरऑल क्या बचेगा? सिर्फ 2x क्यूब। अरे हाँ ना बोलते जाना, dx। बोलोगे सर ये कैसे रिप्लेस कर दिए? तो क्योंकि हमको इस रास्ते का इक्वेशन पता है। अरे ये रास्ता क्या है? y इक्वल टू 2x, यही तो मेरा पहला रास्ता। अरे हाँ ना बोलते जाओ। तो यहां पे पुट कर दिए dx। अच्छा, x का वैल्यू कहां से कहां? 0 से 1 प्लस, यहां पे देखो y का फंक्शन चाहिए तो x को हटाओ, तो x कैन बी रिटन एज y बाय 2, y क्यूब बाय dy, 0 to 2। जोड़ो तो कितना आ रहा पहले रास्ते से वर्क? जल्दी बताओ। ये आ जाएगा 2x 4/4, तो हो जाएगा x 4/2। 2 से 2 कैंसिल भी होगा ना। अबे इंटीग्रेशन भी नहीं आता है, कुछ नहीं कर सकते। नहीं सीखा इंटीग्रेशन? चलो, प्लस ये हो जाएगा y 4/4, यानी y 4/8, 0 से 2। देखना कोई गलत नहीं लिखे हम कुछ, ठीक है, ये बस ध्यान दे। लिख, सोच रहा है। इसमें पुट करोगे 1 तो ये आ जाएगा आपको 1/2, और इधर हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8, 2 बचेगा पक्का? ठीक है, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? हमको देखने में
हमको देखने दो, y को लिख दिए 2x, तो 2x क्यू हो गया। ठीक ठीक चल रहा है ना? चलो तो ये हो गया 5/2 जूल। कितना हो गया? 5/2 जूल। अच्छा, दूसरे रास्ते से ले जाते हैं तो इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। जब दूसरे रास्ते से ले जाएगा तो पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो इसको बोल देते हैं दूसरे रास्ते का पार्ट ए और ये दूसरे रास्ते का पार्ट बी, है ना? पहले ए तक का वर्क निकाल लेंगे, सॉरी ए वाले पाथ से वर्क निकाल लेंगे, फिर बी और फिर जोड़ देंगे, है ना? अरे यहां से यहां तक का वर्क निकाल लो, फिर यहां से यहां का फिर जोड़ देना, है कि नहीं? वर्क स्केलर है ना? चल, तो अब हम लोग चलते हैं पाथ 2 में, ठीक है? और उसके लिए भी पहले किस में चलते हैं? ए में, ए में, है ना? ए में चलना है। किस में चलना है? ए में। ए में आप क्या लिख सकते हो? ए का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0। यहां से यहां का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0। अरे होगा y इक्वल टू 0, ठीक है? y इक्वल टू 0, तो जैसे पुट करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है? और ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा, है ना? और y इक्वल टू 0 पुट करोगे और dy भी 0 है, इसमें भी तो कोई चेंज नहीं आ रहा, है ना? चलो, यहां से यहां जाओगे तो इसका इक्वेशन बताओ। यहां से यहां x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अच्छा, dx क्या है यहां से यहां जाने में? 0। x में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब ये टर्म खत्म हो जाएगा। यहां से यहां जाओगे, है ना? a तक गए तो कितना आ गया वर्क? 0। फॉर b, ये है ना? b पे गौर करो, b पे, सिर्फ b पे, इस पाथ पे। तो इस पाथ में x का वैल्यू क्या है? फिक्स, ठीक है, यहां 1 रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट dx क्या है? 0। अरे dx क्या होता है? चेंज इन x। और जब भी आप इस रास्ते पे चलोगे तो x में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। इस टर्म को देखोगे तो ये टर्म आपका बचेगा 1 1 y स्क्वायर dy। y का वैल्यू कहां से कहां? 0 से 2, 0 से 2 कितना आएगा? y क्यूब बाय 3, y क्यूब बाय 3, तो 8/3 जूल आएगा। तो सेकेंड पाथ से टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 प्लस 8/3। तो सेकेंड पाथ से टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? 8/3 जूल। कोई दिक्कत? थर्ड पाथ से निकाल सकते हो। अरे थर्ड पाथ से निकाल सकते हो। थर्ड पार्ट के लिए इसको बोल दो C और इसको बोल दो D। यहां से यहां, फिर यहां से यहां, तो C और D दोनों थर्ड पाथ का ही हिस्सा है ना? तो पाथ 3, पाथ 3, यहां से यहां जाओगे तो इसका इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 0 है क्या? अरे उस एक्सिस पे y वेरी कर रहा है कि x वेरी कर रहा है? y वेरी कर रहा है, तो x इक्वल टू 0। तो इसमें पुट करोगे x इक्वल टू 0 तो खत्म, और वो भी खत्म। अरे दोनों खत्म। यहां से यहां चलते हैं। इसका इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 1 नहीं, y इक्वल टू 2।
और इस पे y कांस्टेंट है, x तो वेरी कर ही रहा है, क्या कांस्टेंट है, y कांस्टेंट, कुछ भी बोल दो यस, है ना। तो इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2, चलो y इक्वल टू 2। अच्छा इस पे x वेरी कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा, लेकिन y वेरी नहीं कर रहा, मतलब ये टर्म खत्म हो जाएगा, dy है ना, तो ये टर्म खत्म। इस टर्म पे आते हैं, इसमें y क्या है 2, y क्या है 2, तो क्या लिखोगे यहां पे, इंटीग्रेशन 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx, कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोलते जाना। x का वैल्यू 0 से 1, तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब, 0 से 1, और एक पाथ का तो वर्क 0 आ चुका ऑलरेडी, मतलब आधे पाथ का, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 जूल, कितना आ गया 2/3 जूल। अरे आ गया। अब ध्यान से देखो, अलग अलग पाथ से जाने पे वर्क अलग अलग आ रहा है, ऐसे फोर्सेस को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और चूंकि इसका वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसलिए आपको पाथ का नॉलेज पता होना पड़ेगा। अगर आपको पाथ की जानकारी नहीं है तो आप वर्क नहीं निकाल पाओगे। क्यों क्यों, क्योंकि भाई जब इसका वर्क ही पाथ पे डिपेंड करता है, वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, तो आपको पता होगा तभी तो किस पाथ से ले गए, तभी तो वर्क निकाल पाओगे। अरे हाँ ना बोलो, रास्ते की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं, मतलब एक्स वाई का रिलेशन पता होना चाहिए कि नहीं, अरे है ना। तो ये जो फोर्सेस है, इन फोर्सेस का वर्क पाथ डिपेंडेंट होता है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस पे और चर्चा करेंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग इसका जो जुड़वा भाई था अभी, उसका वर्क ऐसे ही निकालना है, पहले पाथ से, सॉरी पहले पाथ से, दूसरे पाथ से, तीसरे पाथ से, है ना, है ना। बट फोर्स चेंज कर लेना, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई था, ठीक है, उसको चेंज करके करो तो उसका वर्क निकालो, तो तीनों पाथ से जल्दी से, तीनों पाथ से निकालो। बहुत दिन से छड़ी नहीं लाया ना, जरूरत खासकर अंकित, अमन, ये सब को बहुत जरूरी है। और अंकित तुम तो बिल्कुल फर्स्ट बेंच पे बैठोगे, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए हमको यहाँ मिलना चाहिए। ठीक, अब स्टार्ट करें इस पे काम। कहाँ से कहाँ ले जाना है, 0 से 1,2। रास्ता आपको बता ही दिए हैं, पहला रास्ता ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तो पहला का इक्वेशन होगा y बराबर 2x, तो वर्क निकालो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई dy, निकालो वर्क कितना आ रहा। तो y बराबर 2x पुट कर दो, तो 2x जब यहां पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, है ना, तो 4x क्यू हो जाएगा, अरे हो जाएगा, तो ये बचेगा 4x क्यू dx फ्रॉम 0 to 1 प्लस, यहां पे x के जगह पे पुट कर दोगे y/2, हाँ x को हटाओ ना, तो y/2 पुट करोगे तो y स्क्वायर बाय 4, है ना, और ये एक और है y क्यूब बाय 4 dy फ्रॉम 0 to 2, तो ये कितना आ रहा है 4x 4/4, 4x 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x4 0 से 1, और ये हो जाएगा y 4/16, अरे हो जाएगा,
फ्रॉम 0 टू 2, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 16/16 2 जूल। पाथ 2 के लिए ए और बी, अरे है ना, पाथ 2 ए पे चलोगे तो ए पे अगर आप ध्यान से देखो तो y 0 है, तो ये खत्म, और इसके लिए जाओ तो भी ये भी खत्म, क्योंकि इसमें y में कोई चेंज नहीं है। यहां से यहां के लिए चेक करो b के लिए, तो यहां से यहां के लिए आप देखोगे तो यहां से यहां x क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये वाला टर्म खत्म। अरे इस लाइन पे चल रहा है ना, सर इसका इक्वेशन क्या होगा? हाँ बोल। y4/16 कैसे होगा? अबे y 4/4 होगा और 4 पहले से है। चल समझ में आया? नहीं आया तो अलग से मिलना। चल यहां तक में कोई दिक्कत? अरे हंसने के लिए बोले तो रोएगा गधा। चलो दूसरे पाथ में यहां से यहां के लिए dx 0 है, सॉरी x 0 है और dy 0 है, तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगा। यहां से यहां चलोगे तो इसका इक्वेशन क्या लिखोगे? x = 1, x = 1 मतलब dx वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा क्योंकि x में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसमें जाओगे तो x = 1 पुट करोगे और y में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो बचेगा सिर्फ 1 और y dy 0 to 2 है ना, तो ये हो जाएगा y²/2 0 to 2, तो ये हो जाएगा 2 जूल। कितना आ गया? 2 जूल, यानी दूसरे पहले पाथ से वर्क कितना आया? 2 जूल। दूसरे पाथ से वर्क कितना आया? 2 जूल। तीसरे से निकाल लें। यहां से यहां जाओ, x = 0 तो पहला टर्म खत्म, और दूसरे में देखो चेंज हो रहा है। अबे x 0 है तो ये भी खत्म और ये भी खत्म, गधा। दूसरे में चलो, इसमें y कांस्टेंट है तो ये टर्म खत्म। अरे यहां से यहां चलोगे तो y तो फिक्स है ना, तो ये टर्म खत्म, और वेरी क्या कर रहा है? x वेरी कर रहा है, और y क्या है? 2 है, तो इस टर्म में पुट करो 2x, सॉरी 2 का स्क्वायर तो 4x dx, और x का वैल्यू 0 से 1, ये हो जाएगा 4x² 0 से 1 तो 4/2, तो 2 जूल। अरे तीनों पाथ से वर्क सेम आ गया है ना, वो इसलिए सेम आ गया ना कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा ये मत सोचना कि सेम आया इसीलिए कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव है इसीलिए वर्क सेम आया। कल समझाएं इस पे मेहनत करके, समझ में आया? समझ में आया? तो ये मत सोचना कि टेस्ट किए इसलिए बता रहे हैं कि कंजर्वेटिव है, वो हमको पता था कि वो कंजर्वेटिव है इसीलिए सेम आ गया कंसिक्वेंटली। समझ में आया? समझ में आया? अरे समझ में आया? कंजर्वेटिव है इसलिए सेम आ गया, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पाथ, वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो आप बोलोगे सर पाथ का इक्वेशन तो चाहिए था। अरे पाथ का इक्वेशन तो चाहिए है ना, असल में नहीं चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। अच्छा अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे 12th में तो वो अपने आप समझ जाओगे, है ना। असल में इसमें पाथ की ज़रूरत थी ही नहीं, इसमें पाथ की ज़रूरत थी ही नहीं। क्यों नहीं थी वो हम आपको बता देते हैं। ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा ध्यान से देखना, x² y² को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, उसको डिफरेंशियल बोलते हैं, डिफरेंशियल। तो ये ऐसे हो 2x dx y²
और प्लस एक्स स्क्वायर 2y dy। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसे है, 2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 इंटू, बोलो बोलो, डी वाई है ना। 2 से अगर इधर डिवाइड कर दो तो ये बचेगा 1/2 डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इधर क्या बचेगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, अरे बचेगा प्लस वाई डी वाई, बचेगा, अरे बचेगा। अच्छा, इसको रहने दो, इसको यूज करेंगे। इसका जब हम वर्क लिख रहे थे तो वर्क क्या आया था, डी डब्ल्यू बराबर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना इस गणित के लिए। जैसे इंटीग्रेट करोगे तो dt का इंटीग्रेशन t, dv का इंटीग्रेशन v, तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अरे आ जाएगा बटे 2, और वैल्यू 0,0 से 1,2। देखो पाथ का जरूरत नहीं है उसमें, है क्या, पाथ का जरूरत नहीं है, तो उस मैथ्स पे ज़्यादा मत परेशान हो, है ना, वो 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन में सीख लो। ठीक है, बट हाँ हम ये बोल रहे हैं कि इसका वर्क निकालने के लिए एग्जैक्टली पाथ की जरूरत थी नहीं, पाथ की जरूरत थी नहीं। किसी भी पाथ से निकालोगे तो वर्क क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, अरे आ रहा है ना। चलो, तो ये डायरेक्टली ऐसे भी निकलता बिना पाथ के इक्वेशन के। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसका जो दूसरा भाई था वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था, उसके लिए पाथ की जरूरत होगी, है ना, उसके लिए जरूरत होगी, वो ऐसे भी नहीं सॉल्व होगा, उसके लिए तो पाथ चाहिए होगा। अब ये पूछेगा सर कैसे पता चला, है ना, कि कौन कंजर्वेटिव कौन नॉन कंजर्वेटिव, तो आएंगे ना उस पर आगे, अभी तो बस थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे रहा है ना। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव तो खूब अच्छे से पढ़ेंगे, है कि नहीं, पक्का। मैथमेटिकल तरीका भी सीखेंगे, जो प्योर मैथमेटिकल तरीका होगा ये पहचानने का कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अरे है ना, नहीं है, चलो तो लिख लो। कल हम लोग करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, हाँ कल करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो एच.सी. वर्मा में वर्क एनर्जी थ्योरम जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज छाप लीजिएगा। ठीक है, एच.सी. वर्मा में वर्क चैप्टर में शुरू में ही है वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको एज इट इज पूरा सेक्शन छाप के लाना है, ताकि जब हम प्रूफ कर रहे हों तो आपका ध्यान सिर्फ उस प्रूफ पे हो। समझ में आया, पक्का। चलो, और बाकी सर्कुलर मोशन से टक्कर लेते रहिए। हाँ बोलिए, हाँ बिल्कुल है मैथ्स का, ठीक है, ओए अभी हम यहीं हैं।